Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode. I just want to say कि जो नॉइस आ रही है वो गर्मी की वजह से मैंने पंखा ऑन किया हुआ है, सो प्लीज़ फ़ैन की वॉइस को इग्नोर करना एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब करना एंड सो लेट्स स्टार्ट दैट। तुझे रानी बनाना चाहता था। सिम्बा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। रोनी को देखते ही सिम्बा छुप गया था। ऐसा नहीं था कि सिम्बा रोनी से डर कर छुप गया था, वो जानता था अगर वो सामने आया तो रोनी उसे भी ले जाएगा, इसलिए वह छुप गया था ताकि बाद में वह उसकी मदद कर सके सबकी। उसने कॉल करके आदमियों को बुलाया और प्लानिंग करने लगा। दूसरी तरफ रोनी सबको अपने फार्म हाउस में ले गया था। उसके कहने पर सभी को रस्सी से बांध दिया गया था। रोनी चेयर पर बैठा सबको देख मुस्कुरा रहा था। तभी उसने ड्रोना को इशारा दिया तो ड्रोना सबके सामने राज को ले आया। राज को विक्की और विष्णु ने बहुत मारा था। उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, उसे खून भी निकल रहा था। राज की ऐसी हालत देखकर वो सभी हैरान थे। पायल और राखी दोनों ही राज को देखकर अवाक रह गई थी। तभी सबके चेहरे का रंग उड़ा देखकर रोनी हंसते बोला, इसने तुम सबको बचाने के लिए तुम्हारे रक्षक को ही मार दिया और अब देखो तुम सब भी मेरे हाथों मरने वाले हो, पर मरने से पहले तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। रोनी की आंखों में बेशर्मी भरी थी। उसकी स्माइल सबको चिढ़ा रही थी। अनय, विशाल, अभय तीनों खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। तभी एक काली परछाई अंधेरे से रोशनी से निकल कर आई। वो अनिकेत था। अनिकेत को देखकर सब हैरान रह गए। उन सबकी नज़रों में अनिकेत ही अनुराग था, इसलिए वो सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। उनके मुताबिक तो अनुराग जेल पर था, वो बाहर कैसे आया? सबके मन में यही सवाल चल रहा था। तभी राज ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, अनुराग वालिया तो जेल में था तो बाहर कैसे आया? अनमय बोला। अनिकेत दोनों की बातों पर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ये एक राज है जिसे कोई नहीं जानता। आज तक जिसने भी इस बारे में पता चला उसे ऊपर पहुंचाया गया, पर अब तुम सबके मरने से पहले तुम्हें ये राज बता देता हूँ। मैं अनुराग नहीं, उसका बड़ा भाई अनिकेत हूँ। बोलते हुए वो मीरा के पास आया, उसे देखते बोला, तेरे पति को ऊपर भेजने वाला भी मैं ही था। उसके ये कहते ही सब हैरानी रह गए। मीरा आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अनिकेत ने उसके कहा, हाँ, तेरे पति ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था और अपने हाथों से मारने वाला मैं ही हूँ। उसके मर्डर का सुसाइड बनाने वाला भी मैं ही हूँ। बोलते हुए वो इधर से उधर टहल रहा था और सबको देखते हुए बोल रहा था। अनुराग ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे बदनाम करने की। उसकी वजह से अगर कोई और होता तो सुसाइड ही कर लेता, पर वो बहुत ज़िद्दी था। उसने अंत तक हार नहीं मानी। फिर उसे कहीं से पता चल गया ये सारी साजिशें उसे वो प्रोजेक्ट छीनने के लिए हो रही हैं और उसने फिर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे मुझ तक पहुंच गया था और वो मेरा और अनुराग के छुपे राज को सबके सामने लाने वाला था। हमारे हर गलत काम का सबूत उसे मिल गया था। उसे जेल भेजने के सपने देखने लगा था। वो हमें धमकी दे रहा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया मैंने। तेरे ही घर में घुसकर उसे मार दिया और उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। सबको यही लगा ये सुसाइड है, मर्डर नहीं। अनिकेत की बात सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। राज, अनमय, विशाल, अभय चारों ही शौक थे। महिरा, दुआ और बाकी सभी का हाल भी यही था। ये सच तो कोई जानता ही नहीं था कि शिवम सिंह रायजादा ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। मीरा रोने लगी थी। उसे रोते देखकर अनिकेत बोला, बच जाता तो अगर हमारे रास्ते में नहीं आता। सालों से छुपे सच को बाहर लाने की उसकी जिद ने उसे मौत दी और उसी जिद ने तेरे बेटे को भी वही मौत दी। तो भी अपने बाप की तरह ही जिद्दी था वो भी। मैं छुपकर इसलिए रहता था ताकि मेरा भाई खुलकर दुनिया के सामने रह सके। उसकी हर चाहत पर खुशी को मैंने पूरा किया और जब भी किसी ने उसे हर्ट करना चाहा तो उसे अपने इन्हीं हाथों से मार भी दिया। पर तेरा बेटा शौर्य ने तो उसे ही जेल भेज दिया। क्या सोचा था वो
मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएगा और मैं शांत बैठा रहूंगा? उसकी मौत तो उसी पर मैंने लिख दी थी जब उसने अनुराग को जेल भेजा। अनिकेत दांत पीसते हुए बोला। वो आज अपना सच बता रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा। उसने सबके चेहरे देखे और उसकी नजरें धुआं पर आकर ठहर गईं। वो उसके सामने आया, उसे देखकर हंसते हुए बोला, तेरे माँ बाप हमारे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा थे। तेरे माँ बाप को भी मारने वाला मैं ही हूँ। दुआ ने जैसे ये सुना, गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। उसका मन को हो रहा था कि वो अनिकेत की जान ले ले, पर वे कमज़ोर थे। उसके सामने उसकी स्ट्रेंथ, जो कि शौर्य था, उसे इन लोगों ने उसे छीन लिया था। वो बेबस थी। अनिकेत को नफरत से देखने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकती थी। अभी अनिकेत हंसते हुए बोला, आज तक जितने भी मर्डर उन्हें करने वाला मैं ही हूँ। उस निरंजन शर्मा की बहन को भी मैं नहीं मारा था और शांतनु के डैड को भी मैं नहीं मारा। वो बोलते हुए शैतान की तरह हंस रहा था। उसकी बातें सुनकर सभी का गुस्सा बढ़ गया और राज की भी मुट्ठी गुस्से से कस गई थी। अनिकेत रोनी की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए बोला, सभी को मार डालो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। तभी रोनी अनिकेत की बात पर बोला, डैड, इन्हें मारना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, पर उसका क्या जो शौर ने हमारे साथ किया? उसने हमारा कितना नुकसान किया है। रंग गली को बर्बाद कर उसने हमें नुकसान पहुंचाया। तो क्यों ना इस नुकसान की भरपाई इन लोगों से वसूली जाए। अपनी बीवी को बचाने के लिए रंगली को उसने बर्बाद किया था ना, तो अब उसकी बीवी और सबसे ही उसकी कीमत वसूली जाए। रॉन की बात पर अनिकेत बोलिया, आइडिया बुरा नहीं है तुझे, जो अच्छा लगे वो कर, पर इनकी मौत आसानी वाली मत देना। इतना बोलकर अनिकेत अंदर चला गया। रॉनी फिर से होठों पर शैतानी हंसी लिए सबको देख रहा था। उसकी नज़रें माहिरा पर जाकर रुकी, जो नफरत से उसे घूर रही थी। रॉनी उसके पास जाकर बोला, क्यों गुस्सा आ रहा है अपने भाई और डैड के मौत के बारे में जानकर? तुझे मैं रानी बनाकर रखना चाहता था, पर तूने मुझे रिजेक्ट किया। इसकी कीमत तो तुझे अब चुकानी पड़ेगी। तेरे इस जिस्म से कीमत वसूलूंगा मैं। बोलते हुए रॉनी सबकी तरफ देखने लगा। और तुम सब तैयार हो जाओ बर्बाद होने के लिए, रॉनी ये सबको देखते हुए कहा। वो वापस जाने लगा, तभी दुआ ने पास आकर रुक गया। उसने एक नज़र फिर दुआ को देखा। उसकी नज़र दुआ के गले में पहने मंगलसूत्र पर जाकर टिक गई। उसके मंगलसूत्र को देखकर रॉनी की बाहें सिकुड़ गईं और उसने आंखों की छोटी करके मंगलसूत्र को देखते हुए कहा, इसे अभी तक पहना हुआ है? तूने इसे उतारा नहीं क्यों? इसे पहने रहने का क्या लगता है? तेरा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा? मिसेस दुआ सिंह रायजादा, ये असली जिंदगी है, कोई फिल्मी दुनिया नहीं जहाँ मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। रॉनी के इतना बोलते ही दुआ के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो उसे घूरती रही। दुआ की कंची आंखों को कुछ यूँ घूरता देखकर रॉनी की बाहें तन गई और वो होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और अपने दिल पर हाथ रख बोला, उसको उसके यहाँ गोली मारी है, यहाँ उसकी धड़कनें गोली लगते ही रुक गई थी। वो मर चुका है। उसके पास आने से सारे रास्ते उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तक तो उसकी लाश को भी चील कौवे खा चुके होंगे। रॉनी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, दुआ मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट सबको हैरान कर रही थी। रॉनी तो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। उसे दुआ पागल लग रही थी। तुम हंस क्यों रही हो? रॉनी ने दांत पीसते हुए कहा। कहाँ गोली लगी है उन्हें? यहाँ, बोलते उसने लेफ्ट साइड सीने पर हाथ रख रहा। रॉनी खामोशी से उसे देख रहा था। वो दुआ को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने दुआ के बदलते एक्सप्रेशन देखे। थोड़ी देर पहले जो लड़की इतना रो रही थी, इतनी दुखी थी, वो अब मुस्कुरा रही थी। दुआ की हंसी रॉनी को चिढ़ा रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम हंस क्यों रही हो? दुआ ने दोनों हाथ बांध लिए और मुस्कुराते बोली, जैसे तुमने कहा, अगर वो सच है तो जाओ, जाकर कहीं छुप जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। दुआ की बातें रॉनी को चौंका दी। वो सोचने लगा और दुआ की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा।
तभी दुआ की बात पर राज, अनमय, विशाल, अभय चारों ने अपनी आंखें बंद कर लिया। मन ही मन खुद से कहा, अरे यार कंट्रोल कर, क्या कर रही है? सारे प्लान की वाट लगा दोगी क्या तुम? इसका मतलब शौर्य लगता है जिंदा है। तुम कहना क्या चाहती हो? रोनी उसकी आंखों में देखकर बोला। रोनी की बात पर दुआ कुछ कह पाती उससे पहले ही राज ने कहा, रोनी तेरे कहने पर मैंने शौर्य को मार दिया। अब मुझे और अपनी तुझे अपनी प्रॉमिस पूरी करनी होगी। उन्हें जाने दे। तुझे क्या मैं सत्यवाजी हरिश्चंद्र लग रहा हूँ जो अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा? मुझे तुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना था, जो मैंने किया। अब तेरी मौत भी इन लोगों के साथ ही होगी, पर इससे पहले ये सभी रंग गली की शान बनेगी। रोनी सबको मुस्कुराते हुए देखकर बोला। इधर सिम्बा अपने आदमियों के साथ फार्म हाउस के बाहर आ चुका था। उसके आदमियों ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था। वे सभी धीरे धीरे एक एक कर फार्म हाउस के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर फार्म हाउस के बाहर गार्ड्स की बहुत ज़्यादा संख्या थी, जिसका सामने करने में सिम्बा के आदमियों को प्रॉब्लम हो रही थी। सिम्बा ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था, बिना आवाज़ किए उन्हें आदमियों को खत्म कर अंदर जाना है। वो जानता था अगर रोनी को उसके आने की भनक भी लगी तो रोनी सावधान हो जाएगा और शायद अपना निशाना वो उन लोगों को ना बना दे। इसलिए सिम्बा सबके बारे में सोचते हुए उसने ऐसे प्लान बनाया था। इधर रोनी का ध्यान राज से अपनी बातों से भटक दिया। दुआ की बातें वहाँ किसी को समझ नहीं आई सिवाय उन चारों के। वो चारों ही जानते थे सच क्या है, बस वो सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। रोनी ने सभी को अलग अलग कमरों में रखा, सारी लेडीज एक रूम में और वो विशाल, अभय, अनमय, राज चारों एक रूम में थे। तभी राज को देखते हुए अनमय ने कहा, दर्द हो रहा है? बहुत, साले ने बहुत मारा है, एक बार हाथ खुल जाए फिर बताता हूँ उसे, राज गुस्से से बोला। तभी अभय ने कहा, सॉरी। अभय की सारी सुनकर राज उसे घूरते बोला, तू तो अपना मुंह ही बंद रख, एक्टिंग करने के लिए कहा था, पर तूने तो ऐसे मारा जैसे जन्मों का बदला ले रहा मुझसे। अब क्या करता? लगना भी तो चाहिए था ना कि असली की लड़ाई है, वरना शक नहीं हो जाता सबको। अभय ने सफाई दी। क्या था दुआ की बातों का मतलब? क्या प्लान बनाया था राज ने? अभय की सॉरी सुनकर राज ने घूरते बोला, तू तो अपना मुंह बंद कर, एक्टिंग करने के लिए कहा था, पर तूने तो मुझे जन्मों का बदला ले लिया। अब क्या करता? लगना भी तो चाहिए था कि असली की फाइटिंग है, वरना शक नहीं हो जाता। सभी को अभय ने सफाई दी। हाँ हाँ जानता हूँ, असली की नकली के चक्कर में फायदा तो तेरा हुआ ना, मुझे पीट कर मजा आया ना तुझे साले, राज अभय को घूरते हुए बोला। राज की बात पर अभय बोला, साला तू है मेरा मैं नहीं। दोनों को लड़ते देखकर विशाल और अनमय ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद किए हुए बोले, प्लीज़ यार चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। उनकी बातें सुनकर दोनों शांत हो गए और उन्हें देखने लगे। तभी अभय बोला, ये बात तो सिर्फ हमें पता थी, दुआ को कैसे पता चली? अभय की बात पर तीनों उसे घूरने लगे। खुद को ऐसे तीनों को घूरते देखकर अभय बोला, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात पर अनमय बोला, देख रहा हूँ तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इतना बोलकर उसने राज की तरफ देखकर कहा, तुझे राखी के लिए यही मिला था? इस गधे से शादी करवाने से अच्छा था तू उसे कुंवारा रहने देता। अभय अनमय की बात पर चिढ़कर उसे घूरने लगा और घूरते बोला, मुझे भी अफसोस इसी बात का है, मैंने आना के लिए तुझ जैसे गधे को क्यों चुना? तभी विशाल ने बीच में कहा, अबे माना कि हम शौर्य के करीब हैं, उसके बारे में सभी छोटी बड़ी बातें जानते हैं, पर दुआ उसकी वाइफ है यार, और वो उसके हमसे ज़्यादा करीब है, तो क्या वो उसके बारे में ये सच नहीं जानती होगी? विशाल की बात पर राज हंसने लगा, अनमय भी हंसने लगा। दोनों को हंसते देखकर अभय चिढ़ गया। वैसे उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? राज ने सवाल किया। वो अपनी मर्जी से आएगा या शायद आ चुका होगा, अनमय बोला। इधर दुआ बाकी सबके साथ एक कमरे में थी। सब उसके चेहरे पर चिंता के कोई भाव नहीं थे। वो खुश लग रही थी। उसे ऐसे देखकर पायल, राखी, आयशा, महिरा, चित्रा पांचों ही सोच में पड़ी हुई थी। पायल को दुआ की कई बात याद थी, इसलिए उसने उसकी बातों को बारे में सोचते हुए कहा,
मुझे समझ नहीं आ रहा दुआ, तूने रोनी से ये क्यों कहा कि उसकी मौत आ रही है, और अब तुम अपनी खुशी क्यों लग रही हो इतनी? पायल के पूछने पर दुआ मुस्कुराते बोली, वजह है हमारी इस खुशी की, और बहुत जल्दी ये वजह तुम सबको भी पता चल जाएगी। उसकी गोल मोल बात पर फिर से वो सभी सोचने लगे। इधर सिम्बा धीरे धीरे एक एक आदमी करके खत्म कर अंदर आ गया था, और अंदर आते ही वो सबको ढूंढने लगा। उसने राज, अनमय, विशाल, अभय को ढूंढ लिया था। उसने चारों को रस्सी खोल उन्हें आज़ाद कर दिया। वो सभी उस रूम से निकलकर धुआं और बाकी सबको ढूंढने लगे। जिस रूम के अंदर उन्हें रखा गया था उसमें बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। पांचों ने बड़े ही चालाकी से उन गार्ड्स को ठिकाने लगाया। इससे पहले कि कोई गार्ड शोर मचाते, उन्हें गार्ड्स को गर्दन तोड़ दी और अंदर घुसकर सभी को सेफली बाहर निकालने लगे। जैसे वो सभी को लेकर बाहर आए तो रोनी सबके साथ बड़ा बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, और वो अपनी गन को हवा में नचाते हुए बोला, क्या लगा तुम सब यहाँ से बचकर निकल जाओगे और इन्हें भी अपने साथ ले जाओगे? बोलते हुए वो हंसा, और हंसते हुए ही बोला, वो अपनी गन को हवा में नचाते हुए बोला, क्या लगा तुम सबको यहाँ से बचकर निकल जाओगे और उन्हें भी अपने साथ ले जाओगे? बोलते हुए वो हंसा और हंसते हुए बोला, एक बार इस जगह आने के बाद ये सिर्फ दो जगह जा सकती हैं, या तो ऊपर या फिर रंगली में। बोलते हुए उसने पांचों को देखा और उन्हें देखते हुए कहा, तो बात बता, कहाँ भेजूं इन्हें, रंगली या ऊपर? उन सभी को रोनी की बात पर बहुत गुस्सा आया। वह रोनी की जान लेना चाहते थे। अपनी गन की सारी बुलेट्स रोनी के सीने में उतार देना चाहते थे, पर उन सब की वजह से वो मजबूर थे। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर वो नहीं चाहते थे उनकी वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंचे। रोनी की नज़र जैसे सिम्बा पर गई तो उसने हंसते हुए कहा, तू यहाँ इन्हें मुझसे बचा कर ले जाने आया है, पर तूने यहाँ पर आकर गलती कर दी। अब तू भी इनके साथ नहीं मरेगा। इतना बोलकर रोनी फिर से हंसने लगा। उसके साथ खड़े विक्की, दोनों विष्णु को भी गने उन पर तानी थी। रोनी ने सबको देखा, उन सभी को ऊपर गन घुमाते हुए बोला, पहले किसे मारूं? बोलते हुए हर एक पर गन पॉइंट कर रहा था, और तभी मीरा पर गन तान कर बोला, हाँ पहले मदर इंडिया की बारी है, तो चलिए मदर इंडिया, जल्दी से सामने आ जाइए। अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए आप मरना नहीं चाहेंगी? रोनी बोला तो मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राज और अनमय और सभी उसे रोकने लगे, पर मीरा ने किसी की नहीं सुनी। वो रोनी से बोली, अगर मेरी मौत मेरे बच्चों की ज़िंदगी है तो मुझे मार दे। मीरा की बात सुनकर रोनी एक्टिंग करते हुए बोला, ओह मदर इंडिया, आप तो सचमुच ही मदर इंडिया निकली। आपने बच्चों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गई। वो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, इनकी ज़िंदगी तो जी ली आपने, इतनी ज़िंदगी तो जी ली आपने, सालों बाद वैसे ही आपको ऊपर जाना ही तो अभी क्यों नहीं? बेचारे अंकल बोर हो गए होंगे ना अकेले रहकर, जाइए और अब उन घर जाकर उन्हें कंपनी दीजिए। बोलते हुए इसने मीरा पर गन पॉइंट कर ट्रिगर पर उंगली रख दी। उसे ये करते हुए देख सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सभी अगले पल होने वाली घटना का सोच कर सहम गए। राज, अनमय, अभय, विशाल चारों के मन खुद से कहाँ ये यार, प्लीज़ जल्दी आना। रोनी होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए टिकट दबाने लगा। तभी गोली चलने की आवाज़ वहाँ गूंजी। लड़कियों ने अपनी आंखें कसकर भींच ली, और किसी को भी कान में मीरा के चीखने की आवाज़ नहीं आई। सबने जब अपनी आंखें खोली तो मीरा अभी भी रोनी के निशाने पर खड़ी थी। सबके साथ रोनी भी हैरान था, आखिर गोली चली कहाँ से? सब तो उसके सामने थे, फिर ये गोली चलाई किसने? रोनी यही सोच रहा था कि तभी एक और गोली चली, और सभी उसकी तरफ देखने लगे जहाँ से गोली चलने की आवाज़ें आई थी। उस तरफ अंधेरा था। अंधेरे में से दो परछाई बाहर आ रही थी। जैसे ही पहली परछाई बाहर आई, रोनी उसे देखकर चौंक गया। डैड! पहली परछाई रोनी के डैड अनिकेत की थी। तभी उसकी नज़र उसके पीछे आ रहे दूसरी परछाई पर गई, तो वो उसे देखकर सदमे में चला गया। उसे जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसकी आंखें हैरानी से दूसरी परछाई को देख रही थी। दूसरी परछाई किसी और की नहीं, शौर्य की थी, और उसके गन पॉइंट पर अनिकेत था।
थोड़ी देर पहले जब रोनी ने सभी को अलग अलग कमरे में बंद किया था, तब अनिकेत अपने कमरे में जीत का जश्न मना रहा था और शैंपेन पी रहा था। वो खुश था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका था, अब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था और आज शौर का परिवार और उससे जुड़े लोग भी मरने वाले थे। इसी खुशी में वो एक के बाद एक शॉट्स लिए जा रहा था, तभी उसके सामने एक परछाई दिखी जिसे देखकर अनिकेत की भौहें तन गई और वो शैंपेन के बराबर में रखी गन उठाकर उस परछाई पर निशाना लगाने लगा। उसने परछाई पर निशाने लगाते हुए कहा, कौन है वहाँ? सामने आ वरना मर जाएगा। अनिकेत के बोलने पर वो परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। अनिकेत उसे अपनी तरफ आती देखकर पीछे हटने लगा। जैसे ही उसे उस परछाई की आंखें दिखी, वो चौंक गया। धीरे धीरे उसे शौर का पूरा चेहरा दिखा और वो डर के मारे उसके हाथ से गन छूटकर नीचे निकल गई। शौर ने उसके पास आकर उसके मुंह पर 2-3 पंच मारे और उसकी कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुझे बाहर लाने के लिए मैंने सारा नाटक रचा था। रोनी शौर को देखकर हैरान था। विष्णु, ड्रोना और विक्की की भी शौर को देखकर आंखें फटी थीं। उन्हें भी जोर से झटका स्लो मोशन में लगा था। दुआ के साथ साथ सभी खुश थे। शौर को देखकर मीरा की तो जैसे सांस ही लौट आई थी। शौर को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी और तभी रोनी गुस्से से बोला, तू जिंदा कैसे बच गया? तुझे तो गोली तेरे दिल पर मारी थी, मैंने खुद चेक किया था। बुलेट्स लगते ही तू नीचे गिर गया था। गोली भी असली थी और तेरा खून भी असली था, फिर तू कैसे जिंदा हो सकता है? रोनी की बात राज स्माइल करते हुए बोला, हाँ, गोली भी असली थी और खून भी असली था। मेरा निशाना भी सही जगह लगा था, पर शौर का दिल है ना, वो गलत जगह था। शौर का हार्ट लेफ्ट में नहीं राइट में है और ये बात सिर्फ हम जानते हैं। तुझे लगता है तूने शौर के दिल की धड़कनें रोक दी, पर हम जानते थे गोली के लगने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा है और वो जल्दी ही मौत बनकर तेरे पास आएगा। राज की बात सुनकर रोनी गुस्से से दांत पीसते बोला, हाउ इज दैट पॉसिबल? रोनी की बात पर अनमय बोला, पॉसिबल है, अगर तूने सेंटर में लड़ने की जगह पढ़ाई पर ध्यान दिया होता ना, तो तुझे कुछ पता होता ना। मेडिकल फील्ड्स में किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। लाखों लोगों में कई एक ऐसा होता है जिसका दिल लेफ्ट की जगह राइट होता है और शौर्य उन लाखों लोगों में से एक है। अनमय की बात सुनकर मीरा को ध्यान आया। वो शौर्य को खोने के गम के बाद तो भूल ही गई थी। उसका दिल उसके सीने के दाहिनी तरफ है। सच जानकर अनिकेत, रोनी, विष्णु, विक्की और द्रोणा सभी को शौक लगा था, तो वहीं सारी लड़कियां शौर्य को देखकर खुश थी। दुआ की नजरें तो शौर्य पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखों को सुकून मिला था। शौर्य को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शौर्य को एक झलक देखकर उसका प्यार, उसका सुहाग सही सलामत था, उसे कुछ नहीं हुआ था। दुआ के लिए इतना ही बहुत था। ये सच था कि राज ने शौर्य को रियलिटी में गोली चलाई थी, पर अपनी मर्जी से नहीं, शौर्य के कहने पर। पहले तो शौर्य की बात सुनते ही उसने साफ इनकार कर दिया था, पर अंत में शौर्य ने समझाया, पर उसने शौर्य से बात मान ली थी। शौर्य पर गोली चलाना उसके प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। वो जानते थे रोनी को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा, पर शौर्य के राइट हार्ट होने की वजह से उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा प्लान तूने कब बनाया? रोनी शौर्य को घूरते हुए बोला। तो शौर्य ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, तभी जब तू हम पर सब पर नज़र रख रहा था। तेरा हम पर नज़र रखना, मंदिर में हमला करना, विष्णु को हमारे पास भेजना और ये तेरा डैड, इसके बारे में पता चलते ही इसके चेहरे से मुखौटा उतारने के लिए ही मैंने ये सब किया था। को हमारे पास भेजना और ये तेरा डैड, इसके बारे में पता चलते ही इसके चेहरे से मुखौटा उतारने के लिए मैंने ये सब किया। मिस वर्मा की मर्डर वीडियो को देखते ही मुझे तेरे बारे में पता चला। शौर्य ने अनिकेत को देखते हुए कहा। मिस वर्मा के वीडियो, तेरे भाई ने जेल जाने से पहले मुझे धमकी दी थी, कोई उसका बदला मुझसे लेगा, और उस दिन के बाद से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, तू कब बाहर आएगा। पर तू चूहे की तरह बिल में ही छुपा था। पर जब ये अपनी गुफा से बाहर आया, इसने और रिद्धि ने रिलेशन के बारे में मुझे पता चला। मैं समझ गया अनुराग तेरी ही बात कर रहा था और तू ही इसका डैड है।
शौर्य ने रोनी और अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखने में मैंने तुझे पहचान लिया था और मुझे वो रात याद आई जब डैड ने सुसाइड किया था। उस रात मैंने 2 परछाइयों को घर में देखा था और चोट समझकर मैंने उन्हें किसी चीज़ से मारा था। उस आदमी को चोट सर के ऊपरी हिस्से में लगी थी। शौर्य ने हाथ से इशारा कर, तेरे सर पर कोई चोट नहीं, इसका मतलब वो चोट तेरे भाई अनुराग को लगी थी। जब मैंने उसकी पुरानी तस्वीर को देखा तो मुझे उसके सर पर उसी जगह चोट के निशान दिखे जो समय के साथ अब ठीक हो गए थे। उस रात मेरे घर में कोई चोर नहीं बल्कि तुम दोनों भाई आए थे। मैं यही जानना चाहता था उस रात तुम दोनों मेरे घर आए क्यों थे। जिस रात डैड ने सुसाइड किया उसी रात तुम दोनों भाइयों का मेरे घर आना मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था और उसी रात का सच जानने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। शौर्य की बात सुनकर अनिकेत और रोनी दोनों ही हैरान थे। अनिकेत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शौर्य ऐसा प्लान भी बना सकता है सिर्फ एक शक होने पर। उसे शौर्य से नफरत थी पर शौर्य का स्मार्टनेस का वो कायल हो गया था। वो मन ही मन खुद को शौर्य की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। मानना पड़ेगा तुझे शौर्य, क्या दिमाग पाया तूने। सच इतने पर्दों में छिपे था मैंने कोई सोचा भी नहीं सकता था, पर तूने तो अपनी स्मार्टनेस से सारे पर्दे गिरा दिए और सच के बेपर्दा कर दिया। शौर्य और अनिकेत अभी एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी मीरा ने गुस्से से दर्द भरी आवाज़ में कहा, शौर्य, तेरे डैड ने सुसाइड नहीं किया था, इस कमीने ने भाई के साथ मिलकर तेरे डैड को मार दिया था। मीरा की बात सुनकर शौर्य हैरान रह गया। उसने मीरा की तरफ देखा तो मीरा रो रही थी। माँ, जो आपने कहा वो सच है? शौर्य ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, इसने खुद मुझे ये बात बताया है। उस रात ये हमारे घर तेरे डैड को मारने आया था क्योंकि तेरे डैड ने उसकी सच जान लिया था। उसके चेहरे से वो इसका नकाब खींचकर दुनिया के सामने लाना चाहते थे, उसका असली चेहरा लाना चाहते थे, इसलिए इस कमीने ने उन्हें मार दिया। तुझे अनाथ करने वाला यही है बेटा, इसे छोड़ना नहीं। तुझे अपने डैड से के साथ न्याय करना है। उनकी मौत भी उतनी ही दर्दनाक होनी चाहिए जैसी इसने तेरे डैड को दी थी। इसकी सांसें भी उसी तरह निकालना जिस तरह से इसने तेरे डैड की सांसें रोकी थी। जैसे जैसे मीरा बोलती जा रही थी शौर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शौर्य की मुट्ठी गुस्से से कसकर बंद हो गई। उसकी हाथों की नसें उभर गईं, गले और माथे की नसें चमकने लगीं। शौर्य की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी जिसकी गर्म लपटों का वहाँ खड़ा हर एक शख्स महसूस कर रहा था। अनिकेत शौर्य की आंखें देखकर ही अंदर तक सहम गया। उसके अंदर कंपन पैदा हो गई। उसे अब अफसोस हो रहा था उसके क्यों ही मीरा को उसके पति की मौत का सच बताया। वो जितना बुरा सोच सकता था शौर्य उसे उससे भी बुरी मौत देने वाला था। शौर्य ने उसी पर अपनी ताकत इकट्ठी की और एक जोर से पंच अनिकेत के सिर पर मारा तो वो उड़ता हुआ दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। शौर्य अनिकेत की तरह बढ़ने लगा। तभी रोनी बीच में आ गया और उसने शौर्य के सीने पर हाथ रख उसे रोकना चाहा। इधर विष्णु, विक्की और द्रोणा बाकी के आदमियों के साथ लड़ने लगे। विशाल, अभय, अन्वय, सिम्हा और राज सभी उन लोगों से लड़ रहे थे। शौर्य ने अपने सीने पर रोनी के हाथ को देखा। रोनी शौर्य के सीने पर लगी गोली को, ताजा जख्मों को महसूस कर उसके जख्म की जगह को तेजी से दबाने लगा, पर तभी शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ा और उसे खुद से दूर करते हुए मोड़ दिया। रोनी को बहुत तेज दर्द हुआ पर उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। तभी शौर्य ने रोनी के ऊपर अपने सर पर मारा तो वह पीछे होता हुआ उससे दूर गया। शौर्य तेजी से अनिकेत के पास गया। वो अभी भी अपने सीने पर हाथ लगाए नीचे ही पड़ा था। शौर्य ने अपनी कॉलर पकड़ उठाया उसकी और उसके मुंह पर एक पंच मारता ही चला गया। रोनी खुद को संभालते हुए शौर्य के पास जाने लगा उसे रोकने के लिए। तभी राज उसके सामने आ गया और एक पंच उसके मुंह पर मारा तो रोनी का चेहरा एक तरफ झुक गया। रोनी के होठों के कोने से खून बहने लगा। रोनी ने अंगूठे से अपने होठों के कोने को बह रहे खून को साफ किया और उल्टा हाथ का एक पंच उसके मुंह पर मारा। राज ने भी तुरंत ही उस पर पलटवार किया और ऐसे ही करते हुए दोनों लड़ने लगे। इधर शौर्य ने बुरी तरह से अनिकेत को मार मार कर घायल कर दिया था। अनिकेत का पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था।
पर उस पर भी शौर्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके कानों में बार बार मीरा के कई शब्द गूंज रहे थे। उसने रीमा वर्मा को मर्डर वीडियो देखी थी, कितनी बेरहमी से उन लोगों ने उसका गला दबाकर मारा था और बाद में उसकी मौत को सुसाइड बना दिया था। क्या उसके डैड को भी इन लोगों ने उतनी ही पूरी तरह से मारा होगा, गला दबाकर, और बाद में उन्हें फैन से लटका कर मर्डर और सुसाइड बना दिया होगा? ये सब सोचते हुए शौर्य का गुस्सा और भी बढ़े जा रहा था और शौर्य ने भी अनिकेत के गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया। वो भी इतनी बेरहमी से अनिकेत को गला दबाने लगा। अनिकेत के दोनों हाथ शौर्य के हाथों को पकड़ खुद ही छुड़ाने की कोशिश में लगे थे, पर शौर्य के हाथों में उसकी पकड़ गर्दन की पकड़ बहुत मजबूत थी। मीरा इस नज़ारे को देख मुस्कुरा रही थी। जब से उसे पता चला था उसके पति को इन लोगों ने ऐसी ही मौत दी थी, उसके अंदर भी बदले की आग सुलगने लगी थी। पर अनिकेत को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर उस सुलगी आग पर वर्षा होने लगी थी। जैसे जैसे अनिकेत मौत के करीब जा रहा था, मीरा को सुकून मिल रहा था। अनिकेत की आंखों की पुतलियां पलट गई थी। उसका पूरा चेहरा ऐसे लाल पड़ गया जैसे अभी उसके चेहरे पर स्किन फटकर खून बहाने लगेगा। शौर्य ने उसकी गर्दन को तब तक अपने हाथों में दबोचे रखा जब तक उसका शरीर ढीला नहीं पड़ गया। रोनी की नज़र जब अनिकेत पर गई तो वो जोर से चीखा, डैड! चीखते हुए वो शौर्य के पास आने लगा, पर उसके सामने अभय और विशाल दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने रोनी को शौर्य के पास आने नहीं दिया। वो रोनी को रोकते हुए खड़े हो गए। रोनी अपनी आंखों के सामने अपने डैड को मरते हुए देखता रह गया। जब अनिकेत ने शौर्य के हाथ को छोड़ दिया और उसके दोनों हाथ हवा में लटक गए और उसकी गर्दन एक तरफ से झुक गई, तब शौर्य ने उसे छोड़ दिया। शौर्य ने उसे छोड़ते ही वो रेत पर टीले की तरह गिर गया। अनिकेत की लाश शौर्य के पैरों के पास पड़ी थी। उसने मुड़कर मीरा को देखा। मीरा के आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसके होठों पर एक स्माइल थी, प्राउड वाली स्माइल। आज शौर्य ने सही तरीके से अपने डैड की मौत का बदला ले लिया था, पर अभी भी उसका बदला अधूरा था। उसके डैड के 2 कातिल थे, एक और तो आज शौर्य को ने मार दिया, पर दूसरा अभी भी जिंदा था। शौर्य ने चारों तरफ देखा। रोनी के आदमी और उसके सभी दोस्त घायल पड़े थे और रोनी अपने डैड के पास बैठा बेसुध था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होठ खामोश थे। तभी उसने शौर्य की तरफ देखे बिना कहा, मुझे भी मार दे, क्योंकि मैं अगर आज जिंदा बच गया तो तेरी बाकी की ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा। तुझे ऐसी सज़ा दूंगा, तुझे खुद से इस दुनिया में होने का अफसोस होगा। शौर्य खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा और रोनी की बात पूरी होते उसने कहा, तो फिक्र मत कर, तेरी मौत भी आज ही होगी। इतना बोलकर शौर्य मीरा के पास आया, उसे कंधे से पकड़ बाहर ले जाते हुए सबसे बोला, इस फार्म हाउस को बम से उड़ा दो। शौर्य, मीरा और बाकी सभी को लेकर बाहर आ गए। राज, अभय, सिम्बा, विशाल, अन्य 5 ने फार्म हाउस को बम से ब्लास्ट करने का सारा इंतजाम कर दिया और शौर्य के हाथ में रिमोट पकड़ाते हुए अभय बोला, ले खत्म कर इस कहानी को यहीं। उसके बोलते ही शौर्य ने बटन प्रेस किया और एक तेज धमाका हुआ। पूरा फार्म हाउस बम से ब्लास्ट होकर चलने लगा। आग की लपटें बहुत ऊंची थी। शौर्य को आज सुकून मिला था। वो फार्म हाउस बाहर शहर के बाहर था और जंगल के पास बना था, इसलिए किसी को पता नहीं चला क्या हुआ वहाँ पर। जब वो सब गाड़ी में बैठकर जाने लगे तभी जंगल में पत्तों की सरसराहट हुई। शौर्य ने जंगल की तरफ देखा तो राज ने कहा, आग देखकर जंगली जानवर डर गए होंगे, इसलिए इधर उधर भाग रहे होंगे। अब चल घर चलते हैं। तो सभी घर चले गए। कुछ समय बाद सभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। मीरा ने सभी को अपने हाथ से खाना खिलाया। अब महिरा ने भी उसे अपनी माँ एक्सेप्ट कर लिया था। खाने के बाद वो सभी अपने कमरे में चले गए। पायल राज के पीछे खड़ी थी और उसे बातें करने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। उसे याद था कि उसने कितनी जोर से राज को थप्पड़ मारा था। वो अपने हाथों को आपस में मसलते हुए सोच रही थी। तभी राज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? बोलते हुए वो पीछे मुड़ा। आई एम सॉरी, पायल ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। राज ने उसके हाथ नीचे किया और उसे अपनी बाहों में भरते बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कभी आगे फिर से थप्पड़ मारना हो ना तो थोड़ा धीरे मारना, बहुत तेज मारती हो यार तुम।
बोलते हुए राज मुस्कुराने लगा और पायल उसके सीने में मुक्का मारने लगी। शौर्य अपनी रूम की बालकनी में खड़ा था और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। दुआ जब रूम में आई तो उसे बालकनी में खड़ा देखकर उसके पास चली गई। उसने शौर्य को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। शौर्य धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने दुआ का हाथ पकड़ उसे अपने सामने लिया और उसने माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे आज सुकून मिल रहा था। अनिकेत को मारकर उसने बहुत लोगों को इंसाफ दिलाया था। उसमें से एक दुआ और सिम्बा भी थे, जिनकी जिंदगी भी उसी तरह ही उन दोनों भाइयों ने बर्बाद की थी। फर्क सिर्फ इतना था, दुआ को कुछ अच्छे लोगों ने अपना लिया और 20 साल तक वो अपनी बेटी बनाकर ही रखी। उसे अपने असली माता पिता असद और मन्नत के रूप में मिले। क्या ये रोनी का अंत था? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए अगले इंतज़ार कीजिए। मुझे तो लगता है जो पत्तों में सनसनाहट हुई है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना, स्टोरी अच्छी है ना। और उसको भी थैंक्स जिसने ये स्टोरी रिकमेंड की थी। सो राधे राधे।